अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अभी से पहले जितने भी हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आइसोजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उनके मॉडल्स थे, क्या उनकी स्पेसिफिसिटीज़ हैं, किन चीज़ों कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स की वर्किंग को अफेक्ट कर रही थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको इन्हेंस कर रही थी। ठीक है, और एंजाइम्स किस किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये सारा कुछ हमने एंजाइमोलॉजी में अभी तक पढ़ लिया। जो आज हमने पढ़ना है वो है रेगुलेशन। मतलब ये कि जो एंजाइम है, एंजाइम ने क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करना होता है। तो वो जो इंक्रीज़ कर रहा होता है, एक केमिकल रिएक्शन वो स्टार्ट कर रहा होता है, स्टार्ट करने के बाद उसको एंड कैसे किया जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स को रेगुलेट करती हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को भी तो कम करना होगा ना। जब केमिकल रिएक्शन एंड हो जाए तो अब उस सबस्ट्रेट को, उस प्रोडक्ट को एंजाइम से उतारना है। उतारने के बाद अब उस एंजाइम को भी तो कहना है कि बस हमने जितना प्रोडक्ट बनाना था उतना बना लिया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस तरह होता है, ये सारा कुछ आज हम बताएंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देती हूँ कि एंजाइम जो है थाउजेंड्स एंड नंबरस ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, आपको पता है रोज़मर्रा की हर चीज़ जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। आप खाना खाते हो तो क्या हो रहा है, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे आपने अपने मुंह में लिया वहाँ से ही एंजाइम्स का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक के अंदर जाते हैं, एंजाइम जो हैं वहाँ पे वर्क करते हैं, उस पूरे के पूरे जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो चीज़ डेब्रिस हो, जो चीज़ नहीं एब्जॉर्ब होने वाली होती, वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा का सारा एंजाइम्स के ऊपर ही बेस कर रहा है। मेटाबॉलिज्म सारी इसके ऊपर है। फिर एंजाइम्स, अब इन सारे के सारे एंजाइम्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको भूख लगती है, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, जब आप खाना खाते हो तो बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो ऑलरेडी पहले इनएक्टिव पड़े हुए होते हैं। तो वो एक्टिव कैसे होते हैं, कैसे ये सारा सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पे पूरे रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके ज़रिए कोई एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता है। These reaction must be regulated for the proper functioning of a living system। सही बात है कि ये सारे के सारे जितने रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी लिविंग बॉडी वर्क नहीं कर सकेगी प्रॉपरली। रेगुलेटरी एंजाइम एग्जिबिट इंक्रीज और डिक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू सर्टन सिग्नल्स। अब वो जो एंजाइम होते हैं जिन्हें रेगुलेट होना होता है वो किस तरह रेगुलेट होते हैं, दे डू रिस्पॉन्स टू सर्टन सिग्नल्स। कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको एंजाइम्स कैच करते हैं। हो सकता है वो कोई मॉलिक्यूल्स हों जो आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं, कोई इनहिबिटर्स हों जो आके उस एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो। तो मैकेनिज़म्स फॉर रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी, अब कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से एंजाइम रेगुलेट हो रहे हैं। सबसे पहले जो है प्रोसेस, जो एंजाइम्स की टाइप है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एंजाइम्स हुज एक्टिविटी कैन बी चेंज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अदर दैन द सबस्ट्रेट। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एंजाइम जो होते हैं दे नीड कोफैक्टर। ठीक है, उनके पास एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने डायरेक्टली अटैच होना होता है और उसके साथ एक और साइट होती है जहाँ पर कोई कोफैक्टर वगैरह ने अटैच होना होता है। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स के पास एक और साइट हो सकती है, स्पेसिफिक साइट, जिसके ऊपर कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के अटैच होने की जगह हो। ठीक है, अब वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो इनहिबिट कर रहा है उस एंजाइम को क्या या एक्टिवेट कर रहा है उस एंजाइम को। ये लिखा हुआ है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ऑफ द एंजाइम विद मेटाबोलाइट्स अदर देन द सबस्ट्रेट। तो अब क्या होगा, एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दरमियान में उनकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के अलावा भी कोई और जगह होगी।
किसी और मॉलिक्यूल के बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब सबस्ट्रेट ने आके इस एक्टिव साइट पे अटैच हो जाना है, लेकिन जो दूसरी जगह खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। अब वो इफेक्टर मॉलिक्यूल उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज़ रेगुलेट करनी है, हमने सिग्नल कम करने हैं एंजाइम के या हमने सिग्नल ज़्यादा करने हैं। इस तरह का जो कंट्रोल होता है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। आगे की जो डायग्राम है ये यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये आप स्लाइड्स देखोगे तो मैं वहाँ पर आपको दोबारा से वीडियो में भी समझा दूँगी। उसमें है क्या, दो जो है ना, ये एक एंजाइम है, ठीक है, दो उसकी साइट्स हैं, एक एक्टिव साइट है और दूसरी हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइट है, ठीक है। अब इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा, रुको, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब सबस्ट्रेट ने आके एक साइट के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ठीक है, वो होगी हमारे पास जो कैटालिटिक साइट होगी वो। दूसरी जो साइट है वो हमारे पास होगी रेगुलेटरी साइट। उसके ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल, एलोस्टेरिक साइट जो होगी उसके ऊपर अगर कोई इनहिबिटर आके अटैच हो गया तो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट में, तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर उस जो एलोस्टेरिक साइट है, स्पेसिफिक दूसरी साइट है, उसके ऊपर आके कोई ऐसा इफेक्टर मॉलिक्यूल अटैच हो गया जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इन्हेंस हो रही है, तो हमारे पास वो रिएक्शन और ज़्यादा अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और ये बेसिकली एंजाइम्स में होती है, एंजाइम इसकी मदद से रेगुलेट कर रहे होते हैं। आगे बताया हुआ है कि एलोस्टेरिक का मतलब क्या हो, ठीक है। एलोस्टेरिक का मतलब होता है अदर साइड, द अदर साइड, द अदर स्ट्रक्चर। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर दो साइट्स हैं, एक हमारे पास होती है वो साइट जो एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, और एक वो साइट होगी जहाँ पर जो ये अदर साइड होगी जो एलोस्टेरिक साइट होगी जहाँ पर ये इफेक्टिव मॉलिक्यूल ने अटैच होना होता है। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने की कि सारे के सारे एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होते, ठीक है। ये एक टाइप है एंजाइम्स की। कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ये एक्स्ट्रा साइट हो और वहाँ पर रेगुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एलोस्टेरिक कंट्रोल, ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ये साइट ना हो, तो वहाँ पे अदर मेथड्स होंगे उसको ब्लॉक करने के, उसको रेगुलेट करने के। हो सकता है कि और कोई और एंजाइम हो जिसके पास ये एलोस्टेरिक साइट ना हो, उसके पास छोटी सी जगह हो जहाँ पे कोफैक्टर ने अटैच होना हो, ठीक है। तो अगर वो कोफैक्टर अटैच ही नहीं होगा और सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया तो एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिव ही नहीं हुआ। एंजाइम को रिक्वायर्ड है वो कोफैक्टर, तो जब तक वो कोफैक्टर नहीं आएगा तब तक एंजाइम काम नहीं करेगा, और जैसे ही वो कोफैक्टर जाके अटैच हो गया तो वो एंजाइम काम करना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये एक अदर मेथड है। अब यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कोफैक्टर की ज़रूरत थी, और हमें ये भी पता है कि सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास कोफैक्टर नहीं होता, सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ एंजाइम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और टेक्सचर और जो भी रिएक्शन उन्होंने फॉरवर्ड करना होता है उसके हिसाब से बहुत सारी डाइवर्सिटी है एंजाइम्स में, तो हम शुरू से दिन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे बताया हुआ है द इंटरेक्शन ऑफ एन इनहिबिटर एट एन एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम सो दैट द एक्टिव साइट इज आल्सो चेंज, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको बताई कि उस जो अदर साइड है, वो जो एलोस्टेरिक साइट है, उसके ऊपर अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, ठीक है, अगर वो इस पे आके अटैच हो जाएगा तो ओवरऑल एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब एंजाइम लॉक हो गया, अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एफिशिएंसी कम करेगा और आगे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसको प्रोडक्ट में। तो इस तरह एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज होगा उस इनहिबिटर के अटैच होने की वजह से। जो दूसरी हमारे पास एक्टिव साइट है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्योंकि ओवरऑल एंजाइम की शेप में चेंज आएगा। तो क्या होगा, वो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जब नेचर ने उस एंजाइम ने अपना केमिकल रिएक्शन पूरा कर लिया, अब हमें और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, अब हमने उस एंजाइम को बंद करना है, ठीक है। तो हम फिर इनहिबिटर को कहेंगे, इनहिबिटर जाएगा, जाके अटैच होगा और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, और फिर हमारे पास नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब क्या है, दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इस एलोस्टेरिक पूरे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में। एक ये कि
पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इफेक्ट हो, दूसरा ये कि नेगेटिव इफेक्ट हो। नेगेटिव एलोस्टेरिज्म और पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म। नेगेटिव के नाम से पता लग रहा है कि नेगेटिव का होगा ये कि कोई इनहिबिटर आकर अटैच हो जाएगा, मतलब ये कि हमने उस एंजाइम को रोकना होगा तो वो नेगेटिव इन एलोस्टेरिज्म होगी। अगर हमने उस एंजाइम की फंक्शन को एक्टिव करना होगा, उस एंजाइम को इन्हेंस करना होगा, तो जो होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म। अब नेगेटिव एलोस्टेरिज्म की डेफिनेशन उन्होंने प्रॉपर्ली बताई हुई है और नीचे उन्होंने डिस्कस करके दिखाया हुआ है कि कैसे ये काम करेगा। नेगेटिव एलोस्टेरिज्म में उन्होंने दिखा हुआ इफेक्टर बाइंडिंग साइट्स ऑल्टर द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मेकिंग इट टू एन इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, क्या है, मैंने आपको बताया दो साइट्स होंगी ना, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये उसकी एक्टिव साइट है जहाँ पे लगा आके सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरी साइट जो है वो हमारे पास ये एलोस्टेरिक साइट ऑलरेडी उसके स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर आके लगने हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। अब वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स नेगेटिव एलोस्टेरिज्म भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी। अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव एलोस्टेरिज्म, तो क्या होगा कि ये वाली जो साइट है इसके ऊपर आके जो नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है, कोई इनहिबिटर है, वो अटैच होगा। अभी ये अटैच नहीं है, जैसे ही ये अटैच होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे शेप और थी, यहाँ पे शेप और हो जाएगी, यहाँ पे ये अटैच हुआ तो ओवरऑल शेप देखो, ये शेप और इस शेप में फ़र्क है। ठीक है, इसके यहाँ अटैच होने से ओवरऑल स्ट्रक्चर एंजाइम का इफेक्ट करेगा। और अब जो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो एक्टिव साइट और छोटी हो गई, अब इस मॉलिक्यूल को घुसने की जगह नहीं है, जब इस मॉलिक्यूल को घुसने की जगह नहीं है तो अब ये मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकता। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, अब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया, अब ये एंजाइम काम नहीं कर रहा। तो ये है नेगेटिव एलोस्टेरिज्म का मैकेनिज्म। ये होता कहाँ पर है, जब एंजाइम ने अपने सारे के सारे काम कर लिए, जितने क्वांटिटी में हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए था वो बन गया है। अब हम चाहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन बंद हो जाए, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा आके इसको दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिविटी कम हो जाएगी और अब ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर पाएगा, तो आगे हमारा केमिकल रिएक्शन हमारी मर्जी से बंद हो गया। दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म। और पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर होना है एंजाइम ने एक्टिव, एंजाइम की एक्टिविटी ने इन्हेंस होना है। यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टर बाइंडिंग साइट, जो ये इफेक्टर बाइंडिंग साइट उन्होंने कही है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, दूसरा सब यूनिट बता रही हूँ ना, ये वाली साइट। ठीक है, जो दूसरी साइट है, दैट ऑल्टर्स द शेप ऑफ इनएक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम टू एन एक्टिव कन्फिगरेशन। क्या होगा कि इस वाली जगह के ऊपर जहाँ पे वो इनहिबिटर आके अभी अटैच हुआ था, ये चला जाएगा जब हमने पॉजिटिव की तरफ जाना होगा, और यहाँ पर एक्टिवेटर मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, कोई पॉजिटिव चीज़ आके अटैच हो जाएगी। उसके अटैच होने से क्या होगा, ये जो हमारे पास साइट होगी जो अभी पीछे छोटी हुई थी, ये फिर से बड़ी हो जाएगी और हमारा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर अटैच कर पाएगा। जब वो अटैच कर पाएगा तो हमारे पास रिएक्शन दोबारा से चल पड़ेगा। Therefore, binding of the effector molecule regulates enzyme activity by determining whether it is active or not. तो यही इफेक्टर मॉलिक्यूल जो हैं, जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर रखते हैं। जब उनको ऑन करना होता है तो इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है एक्टिव एलोस्टेरिक एक्टिवेटर मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाता है, और जब उसको ब्लॉक करना हो तो हमारे पास इनहिबिटर मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाता है, और इस तरह ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या समझाया हुआ है, इस डायग्राम को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम देख रहे हैं ये वाली साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा है ना एंजाइम जो है उसके ऊपर दो साइट्स होंगी, एक होगी उसकी एक्टिव साइट और दूसरी होगी उसकी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उन्होंने दिखाया कि आके अटैच हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी ये वाली जो एलोस्टेरिक साइट है उस पर कुछ भी नहीं अटैच हुआ, क्योंकि ये इनहिबिशन का प्रोसेस वो दिखा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे जितना हमें चाहिए था प्रोडक्ट बन गया, अब हम चाहते हैं अब ये प्रोडक्ट और ना बने, अब हमने इसको ब्लॉक करना है, इस एंजाइम को ब्लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, जब ब्लॉक करना होगा तो वो जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं वो आएंगे, आके जो दूसरी साइट है एलोस्टेरिक साइट है उस पर जाके अटैच हो जाएंगे। अब इसके ऊपर अटैच होने की वजह से ये देखो, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर था, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा बड़ा था,
ये एंजाइम जैसे ये वाला इनहिबिटर जैसे ही अटैच हुआ, ये जगह छोटी हो गई। अब जब ये जगह छोटी हो गई तो अब यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल आकर अटैच नहीं कर सकेगा। अब ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया, ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, ठीक है। अब ये एंजाइम काम नहीं करेगा जब तक ये वाला मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है। जब ये मॉलिक्यूल उतरेगा तभी ये काम कर सकता है। ये है प्रोसेस नेगेटिव एलोस्टेरिज्म का। जब मैं आपसे पूछूंगी या मैं आपको कहूँगी कि नेगेटिव एलोस्टेरिज्म एग्जाम्पल के साथ बताएं या उसका कोई मैकेनिज्म बताएं, तो आपने ये सारा कुछ लिखना है, ये डायग्राम बनानी है और इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। आगे है जो है एक्टिवेशन कैसे होती है, जो एंजाइम को एक्टिवेट करना हो तो वो कैसे होगा। यही दो साइड्स थी, ठीक है। अब ये वाला एंजाइम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिव साइड छोटी है, उसकी जो जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होना है वो छोटा है, ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। ये ऐसे ही बंद है। अब इसको जब हमने एक्टिव करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स को लेकर आएंगे। एक्टिवेटर मॉलिक्यूल जैसे ही दूसरी साइड के ऊपर अटैच होगा, ये चीज़ खुल जाएगी और फिर इसके पास सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो एंजाइम बताया हुआ है जिसको जो नॉर्मली एक्टिव है, जिसको इनएक्टिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है उसकी इनएक्टिवेशन का प्रोसेस। ये और एंजाइम है, ये वो एंजाइम बताया हुआ है जो नॉर्मली एक्टिव नहीं है, जो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो ये वाला रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें एक मॉलिक्यूल में नहीं हो सकती हैं। नेगेटिव एलोस्टेरिज्म कुछ एंजाइम्स करेंगे और पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म कुछ और एंजाइम्स करेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर की शेप डिफरेंट होगी। कुछ एंजाइम होंगे जो नॉर्मली एक्टिव होंगे, ठीक है, एक्टिव शेप में ही पाए जा रहे होंगे। अब उसको बंद करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ से उसको बंद करना होगा। कुछ एंजाइम होंगे जो वैसे ही इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, उनको खोलना चाहिए होगा। उनको खोलने के लिए हमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। तो ये इस तरह की दो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म और नेगेटिव एलोस्टेरिज्म। ये है पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म और ये है नेगेटिव एलोस्टेरिज्म। ये है हमारे पास सारी की सारी एलोस्टेरिक हमारे पास रेगुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये पहला प्रोसेस है जो एंजाइम्स करते हैं। एक टाइप है रेगुलेशन की जो कुछ एंजाइम्स करते हैं जिनके पास दो साइड्स होती हैं, एक एक्टिव साइड और दूसरी एलोस्टेरिक साइड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं जिसके ज़रिए एंजाइम अपने आप को रेगुलेट करेंगे। तो जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है उसको कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन मतलब ये कि पीछे को आके इनहिबिट करना। अब पीछे को कौन सी चीज़ आएगी, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है, एंजाइम के साथ अटैच होता है सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट एंड पे रिमूव हो जाता है। अब इस इनहिबिशन में क्या होता है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, एट द एंड रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट ही आके उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और उसको कहता है भाई अब जाओ, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब मुझे और नहीं बनना, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट ही जो है उस केमिकल रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एन एंजाइम रेगुलेशन प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनहिबिट्स एन अर्लियर रिएक्शन इन द सीक्वेंस। अब ये इसका क्या मतलब होगा, अब इसको ऐसे समझो कि केमिस्ट्री में क्या होता है, सबस्ट्रेट 1 होता है, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट नंबर 1 में, फिर उसके आगे वो प्रोडक्ट किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है, मतलब एक पूरी चेन ऑफ रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। और एट द एंड आपको आपका जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो मिलता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन हो रही होती है ना विद द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो एक प्रोडक्ट, एक सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट, दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट फिर आगे कन्वर्ट हुआ, फिर वो आगे कन्वर्ट हुआ, ऐसे काफ़ी सारे चेन ऑफ रिएक्शन चली। तो एट द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बना, उसने जाके जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ था उसके एंजाइम को ब्लॉक करना है। ये हम आगे समझते हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है, दिस अकर्स व्हेन एन एंड प्रोडक्ट when an end product of a pathway accumulates as the metabolic demand for its decline, ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास अमाउंट में, और वो जाके डिक्लाइन कर देगा पीछे, और जाके वो ब्लॉक कर देगा पिछले वाले फर्स्ट एंजाइम को जहाँ से वो प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को ब्लॉक कर देगा, और हमारे पास अब वो केमिकल रिएक्शन आगे दोबारा से नहीं चलेगा। इसको आगे मैं समझाती हूँ, आगे दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगी।
This end product in turn binds to the regulatory enzyme at the start of the pathway and decreases its activity. वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो जो end product है वो जाके एंजाइम को, पहले वाला जो एंजाइम होगा उसको जाके अटैच करेगा और उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा. द ग्रेटर द एंड प्रोडक्ट लेवल द ग्रेटर द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी. तो जितना ज़्यादा एंड प्रोडक्ट जाके अटैच होता जाएगा उतनी ही कम होती जाएगी उस एंजाइम की एक्टिविटी. अब इसको ऐसे समझें कि ये देखो ना, मैंने कहा चेन ऑफ रिएक्शन चल रहे होते हैं, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में, सी डी में, डी ई में, बी फिर आगे किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट हो रहा है. ये मेटाबॉलिज्म में ऐसे ही है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इकट्ठे चल रहे होते हैं, पूरे पूरे साइकिल्स चल रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि कैसे होता है कि जो लास्ट प्रोडक्ट है उस चेन का, जो लास्ट प्रोडक्ट है वो जाके फर्स्ट एंजाइम को जाके अटैच होकर इसको ही बाइंड कर देगा. तो यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं चलेगा. यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बी प्रोडक्ट है वो जाके एंजाइम 1 को अटैच हो गया, तो क्या हुआ, अब ये इनहिबिट हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा. तो मतलब डिफरेंट ये पूरा का पूरा रिएक्शन है. तो इस पूरे रिएक्शन में डिफरेंट जगह पे चेक पॉइंट्स हैं. ये एक चेक पॉइंट है कि यहाँ पर बंद हो गया इतना रिएक्शन, फिर यहाँ पर बंद हो गया इतना रिएक्शन. तो ये पूरा का पूरा नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ है जिसके ज़रिए एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं. जो थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, अब सेकंड हो गया है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन का, मैंने आपको बता दिया ऐसे होती है फीडबैक इनहिबिशन. अब जो थर्ड प्रोसेस है जिसके ज़रिए एंजाइम जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, एक्टिव हो रहे होते हैं, इनएक्टिव हो रहे होते हैं, वो है हमारे पास प्रो एंजाइम या जाइमोजेन बुलाते हैं इनको. जाइमोजेन्स आर इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो नेचर में ही इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जितने भी एंजाइम हैं जो हमारे स्टमक में काम कर रहे होते हैं वो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो वो एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, तो वो एक्टिव कैसे होते हैं उन्होंने बताया हुआ है. वो सारे के सारे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव प्रिकर्सर्स होते हैं मेजर एंजाइम के, वो जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन सारे के सारे एंजाइम्स को क्या बुलाते हैं, जाइमोजन या प्रो एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम से पहले वाली स्टेज वाले इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम कहलाते हैं. Zymogens or proenzymes acquire full activity only upon specific proteolytic cleavage of one or several of their peptide bond. अब क्या होगा, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. ये एक्टिव कैसे होते हैं कि उनका कोई स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट उस पूरे एंजाइम में से रिमूव हो जाता है, उसको काटना पड़ता है हमें. ठीक है, कोई पेप्टाइड बॉन्ड उसका तोड़ना पड़ता है. जैसे ही वो टूटता है तो वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में चला जाता है, और फिर जब हमारे पास उसका काम पूरा हो गया तो फिर से वो जो टुकड़ा टूटा हुआ है वो जाके वापस से अटैच कर दिया जाता है और वापस से वो एंजाइम एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है. The inactive form of enzyme which can be activated by removing a small part on their peptide chain. तो उनकी वो जो लॉन्ग पेप्टाइड प्रोटीन्स या पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, उनमें पेप्टाइड चेन होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में अटैच हुए में, तो कोई ना कोई पेप्टाइड चेन में से हमें छोटा सा स्मॉल पार्ट उसका रिमूव करना पड़ता है, तो वो एक्टिवेट हो जाती है. मोस्टली एज डाइजेस्टिव एंजाइम. तो यूजुअली कौन से एंजाइम होते हैं जो इस तरह पाए जाते हैं, जो रेगुलेट ऐसे होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन. आगे उन्होंने बताया हुआ है वाई इज़ इट दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इनएक्टिव स्टेबल बिफोर इट बिकम्स एक्टिव. अब क्यों जो है वो एंजाइम जो है इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्यों हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे खाना आता है सिर्फ तभी क्यों एक्टिव होते हैं. वो इसलिए क्योंकि अगर वो हर टाइम एक्टिवेट रहें तो आपकी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो सारी की सारी भी वो एंजाइम जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से जो एंजाइम क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं, वो जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो गला सड़ा रहे हैं हर चीज़ को, तो जो आपके अंदर वाली लाइनिंग है वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी. दिस इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक टिश्यूज़, ताकि आपके पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक के जो टिश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक लाइनिंग के जो अंदर के स्टमक के टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे भी डाइजेस्ट ना हो जाएं. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक कितनी खूबसूरत हमारे पास नेमत है कि हमारे अंदर भी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है कि अगर ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं कि वो उसी टाइम पे काम कर रही होती हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, ज़रूरत के आगे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बन रही होती. अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बनने लग जाती तो फिर हम आज जिस फॉर्म में इस फंक्शन कर रहे हैं वो ना कर रहे होते. आगे उन्होंने बताया हुई है जाइमोजेंस की टाइप्स की कौन कौन सी हैं और वो किस तरह एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं. जो इनएक्टिव होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म जो होती है उसको पेप्सिनोजन कहते हैं, जैसे वो कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में उसको हम बोलते हैं पेप्सिन. ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन. प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिव होती है ये ब्लड क्लॉटिंग है. ठीक है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है.
आगे अब उन्होंने दिखाया हुआ है पूरा का पूरा प्रोसेस कि एक एंजाइम की वजह से दूसरा एंजाइम कैसे एक्टिवेट हो रहा होता है, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है एंटीरोपेप्टिडेज एक एंजाइम है, ठीक है। उस एंजाइम ने जाके ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास एंजाइम है ना, उसको उसका वो जो मैंने कहा है छोटा सा पार्ट को तोड़ना है, ठीक है। सबस्ट्रेट उसका जो थोड़ा सा पॉलीपेप्टाइड चेन की छोटी सी पोर्शन तोड़नी है, वो टूट कैसे रही है, वो इस एंटीरोपेप्टिडेज एंजाइम ने जाके ट्रिप्सिनोजेन का वो थोड़ा सा पोर्शन उतार दिया और वो कन्वर्ट हो गया है ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया ट्रिप्सिन ने अपने काम कर लिया। अब अगर ट्रिप्सिन ने इनएक्टिव होना होगा तो क्या होगा, जब उसने इनएक्टिव होना होगा तो ट्रिप्सिन जाके ये जो एंटीरोपेप्टिडेज है इसको ब्लॉक कर देगा। जब उसको ब्लॉक करेगा तो अब ये इस कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पास ये पूरा का पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस इस तरह चलेगा। अब जो ट्रिप्सिन है, अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट है तो फिर ट्रिप्सिन आगे कितने सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा होगा, वो जाके ट्रिप्सिन उनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से वो पोर्शन उतार रहा होगा। ट्रिप्सिन जाके कीमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा होगा। ट्रिप्सिन ही जाके प्रोटियोलेज को प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट कर रहा होगा, जो है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में चेंज कर रहा होगा, और यही प्रो लाइपेज को लाइपेज में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान बात है अगर आप इसको समझो तो, कि क्या हुआ है, कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो जाके स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा चेन, और फिर पूरी की पूरी चेन ऑफ रिएक्शन चल पड़ेगी, और हर जगह के ऊपर रेगुलेटरी फीडबैक मैकेनिज्म भी चल रहा होगा साथ साथ, कि जैसे ही ये काम इसका काम हो गया तो यही जाके पिछले वाले एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, ताकि अब और ज़्यादा ट्रिप्सिनोजेन के मॉलिक्यूल को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट ना किया जाए। ये तो हो गए हमारे पास 3 प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेसेस हो गए, एक हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गई, फीडबैक इनहिबिशन हो गई हमारे पास, और तीसरी जो हो गई वो कौन सी थी, जाइमोजेन वाली। अब जो चौथी है वो है हमारे पास कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं उस एंजाइम की साइट के ऊपर, ठीक है। पूरे के पूरे एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए, कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, स्ट्रक्चर में कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। अनदर मैकेनिज्म दैट कैन ऑन एंड ऑफ द एंजाइम इज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, जिसके जरिए एंजाइम एक्टिवेट या इनएक्टिवेट होगा वो है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ये एक और प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल ग्रुप इज कोवेलेंटली एडेड टू रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटीन और रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। ये टू नहीं आना है, यहाँ पे और आना है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई केमिकल ग्रुप ऐड किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द एंजाइम, जिसकी वजह से वो एंजाइम या तो एक्टिव हो जाएगा या फिर इनएक्टिव हो जाएगा। द कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड मैनी अदर प्रोटीन्स, ठीक है। ये तो हमें पता है ना, ये तो अटैचमेंट हमने पढ़ी हुई है, प्रोटीन्स में भी पढ़ी हुई है कि प्रोटीन्स जैसे ही बनती हैं, जो है डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए एंड देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, तो वो जो प्रोटीन बनती है वो भी आगे उसमें मॉडिफिकेशन होती हैं, सिवरल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल वो पोली ए टेल लगती है और कैप लगती है, इस तरह करके, ताकि वो जो प्रोटीन है वो मूव करके जा सके अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वो कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसी तरह एंजाइम्स के अंदर भी कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होंगी। अ डोनर मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स अ फंक्शनल मोइटी दैट मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है ये जो मॉडिफिकेशंस होनी है, जो एक स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप हमने अटैच करना है उस एंजाइम को, वो केमिकल ग्रुप आएगा कहाँ से। उन्होंने बताया हुआ कि डोनर मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई और मॉलिक्यूल होगा जो ब्रेक होगा, उसमें से जो केमिकल ग्रुप निकलेगा वो जाके अटैच हो जाएगा इस एंजाइम के साथ और इस एंजाइम को एक्टिव या इनएक्टिव कर देगा। और मोस्टली ये सारी की सारी मॉडिफिकेशंस होंगी रिवर्सिबल, क्योंकि एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरफ रहना है ना, तो उसको रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा तो फिर तो एंजाइम हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। वो एक दफ़ा बंद हो गए तो वो दोबारा खुलेंगे ही नहीं, एक दफ़ा वो खुल गए तो वो दोबारा बंद नहीं होंगे, तो रेगुलेशन होगी ही नहीं। इसलिए रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि वो मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल हों, कि वो जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है वो अटैच भी हो जाए इस एंजाइम से और डी अटैच भी हो जाए ईजीली। अब इसके आगे ना उन्होंने ये भी आपको पीपीटी पे ही नज़र आएगी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि यहाँ पर क्या था। यहाँ पर ना इस टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, एसिटाइलेशन हो सकती है, सल्फेशन हो सकती है, यूबिक्यूटिनेशन हो जाती है,
डिफरेंट हो सकती हैं कि कौन कौन सी डोनर मॉलिक्यूल्स होंगे, एटीपी हो सकती है डोनर मॉलिक्यूल, एनएडी हो सकती है, ये सारे के सारे वो मैकेनिज़म्स हैं। जब आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, सबने पढ़ी हुई होगी, या रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म पढ़ी होगी, तो आप देखते हो ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल के अंदर एटीपी बन रही थी, कहीं भी एटीपी यूज़ हो रही थी, तो वो जो एटीपी यूज़ जहाँ हो रही थी वहाँ पे असल में क्या हो रहा था, एटीपी का जो वो पी मॉलिक्यूल है वो किसी और एंजाइम के अंदर अटैच हो रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ, इसको इस वाला जो टेबल होगा पीपीटी में से भी इसको सिर्फ देखना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे उन्होंने फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया हुआ है, पहला बस थोड़ा सा कि फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, वेयर बाय अ फॉस्फेट इज़ ट्रांसफर्ड। अब फॉस्फोराइलेशन से ही मुराद पता चल रही है कि फॉस्फेट ग्रुप ने ट्रांसफ़र होना है। अब उसने अब कौन सा मॉलिक्यूल उसको ट्रांसफ़र कर रहा होगा, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो उस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को दे रहा होगा एंजाइम को। तो यूजुअली डोनर कौन सा होता है फॉस्फेट के लिए, एटीपी टू एन अमीनो एसिड, ठीक है। वो एटीपी जो है अपना मॉलिक्यूल दे रहा होगा किसी रेगुलेटरी एंजाइम के अमीनो एसिड में अटैच कर रहा होगा। ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के बारे में बताएं, तो उसकी एग्जांपल जब आप दोगे तो आप फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस बता दोगे और नीचे ये डायग्राम दिखा दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि ये हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। अब ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करना है तो हमने इसके अंदर डालना पड़ेगा हमें फॉस्फेट दे कौन रहा है हमारे पास फॉस्फेट कौन दे रहा होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल। अब एटीपी के मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट होते हैं ना। अब एक फॉस्फेट उसने दे दिया इस एंजाइम को और 2 उसके पास पीछे बच गए, तो ये एंजाइम फॉस्फेट लेके एक्टिव हो गया। अब जब इसको इनएक्टिवेट करना होगा तो वो जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो हम रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर एंजाइम। यहाँ पर भी एंजाइम यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे भी एंजाइम यूज़ हो रहा होगा। तो एंजाइम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, इनएक्टिवेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया कि हमने एंजाइम को रेगुलेट कैसे करना है, रेगुलेट करने के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। अब हमने देखना है इनहिबिट करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन सी ऐसे काम हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। ये भी रेगुलेशन है, ठीक है। ये रेगुलेशन भी हो सकती है और ये आपको ओवरऑल सारा बताया हुआ होगा कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अगर अटैच हो गए एंजाइम के साथ तो हो सकता है वो एंजाइम बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, वो दोबारा से उतर ना सकें वो मॉलिक्यूल उसके ऊपर और जो है एक्टिव दोबारा ना हो सके वो एंजाइम। तो इनहिबिशन के प्रोसेस सारे के सारे कैसे होते हैं ये आगे अब हम पढ़ेंगे। तो इनहिबिशन 2 तरह की होगी, ठीक है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। कुछ इनहिबिशन ऐसी हो सकती है जो वापस जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रेगुलेशन हो रही है, ठीक है, कि वो इनहिबिट हुआ कुछ अर्से के लिए और फिर वापस से रेगुलेशन हुई और जब उसने एक्टिव होना हुआ वो एक्टिव हो गया, वो वाली सारी इनहिबिशन कहलाती है रिवर्सिबल इनहिबिशन। आगे और कुछ होती है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल जहाँ होगी वहाँ पर ये होगा कि एंजाइम को ऐसा डैमेज हो जाएगा कि वो एंजाइम नहीं काम कर सकेगा अपना, वो दोबारा से वो जो मॉलिक्यूल अटैच हुआ है वो इतना ज़्यादा बुरा हालत कर देगा एंजाइम की, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा या वो ब्लॉक हो जाएगा कि अब वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो 2 तरह की होगी। आगे उन्होंने अब आपको एक पूरी की पूरी स्केच दिखाई हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि किस किस तरह की इनहिबिशन हो सकती है। कुछ जो होती हैं इनहिबिशन वो होती है नॉन स्पेसिफिक मतलब दे आर नॉट स्पेसिफिक टू समथिंग, किसी भी तरह हो सकती है। फॉर एग्जांपल डीनेचर हो गया एंजाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई पीएच, किसी भी तरह वो एंजाइम डीनेचर हो गया। अब डीनेचर हो गया तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर तो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो वो एंजाइम वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज के ऊपर नहीं आएगा। और किस किस वजह से हो सकती है, एसिड और बेसिस की वजह से, कोई एसिड ऐड हो गया, अल्कोहल, हैवी मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, टेम्परेचर, इन सब की वजह से ये सारे के सारे नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशंस हैं कि ये इरिवर्सिबल है। दूसरी हमारे पास है रिवर्सिबल, दूसरी हमारे पास है स्पेसिफिक इनहिबिटर्स, ठीक है। स्पेसिफिक इनहिबिटर्स में 2 आएंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे होंगे, वो भी हो सकता है स्पेसिफिकली एसिड हो, कोई बेस हो, कोई टेम्परेचर हो, कोई ऐसी मॉलिक्यूल हो जिसने आके अटैच किया एंजाइम के साथ और एंजाइम अब काम नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। ये होगी इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऐसी होगी जिसके अंदर वो वापस आ सकता होगा। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन आगे 2 टाइप्स या 3 टाइप्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आ जाएगी यही जो हमने पीछे रेगुलेशन पढ़ी थी, एलोस्टेरिक और फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। अब ये की सारी रिवर्सिबल इनहिबिशन की टाइप्स हैं। अब इनहिबिटर्स होते क्या हैं, एंजाइम को जो इनहिबिट कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। उन्होंने बताया हुआ है एंजाइम इनहिबिटर्स आर द केमिकल्स दैट कैन बाइंड टू एंजाइम, जो बाइंड कर सकते हैं एंजाइम के साथ, एंड इधर एलिमिनेट और ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम की या तो एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। वो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, या तो कम कर देंगे या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे। तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो इस तरह में काम आएंगे। अब इसके अंदर उन्होंने सिर्फ इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रहे जो हमने पहले पढ़ी है। रेगुलेशन में हमने दो तरह की रेगुलेशन देखी थी ना, कि एक तो वो थी कि कोई आके उसको ब्लॉक करे, दूसरी वो थी कि कोई आके उस एंजाइम को एक्टिवेट करे। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ इनहिबिटर्स के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम जो जाके ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो जाके एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, उसकी वर्किंग को कम कर रहे हैं, वो सारे के सारे होंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स हो सकती है। रिवर्सिबिलिटी हो सकती है उस इनहिबिटर में, और इरिवर्सिबिलिटी भी हो सकती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो इनहिबिटर रिमूव भी हो जाए, ठीक है। डील्स वेदर द इनहिबिशन विल इवेंचुअली डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम रिलीजिंग इट इन द एक्टिव फॉर्म, कि ये ऐसी इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि वो जो इनहिबिशन हुई है वो कुछ थोड़े से टाइम के लिए होगी, वो इजीली डिसोसिएट भी हो जाए एंजाइम से, वो इनहिबिटर आराम से उतर जाए उस एंजाइम से और उसको फिर से एक्टिव कर सके। कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन रेफर हम इस चीज़ को करते हैं वेदर द इनहिबिटर इज़ द स्ट्रक्चरल एनालॉग और लुक अलाइक ऑफ द नेचुरल सबस्ट्रेट। कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी जैसे होती है। तो वो जाके उनकी शक्ल सूरत टेक्सचर स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं होते, वो इनहिबिटर्स होते हैं। वो जाके एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं, या वो compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, कि भाग के जाएंगे और देखेंगे कि सबस्ट्रेट तो नहीं अटैच हो रहा, सबस्ट्रेट को की जगह पे खुद अटैच होने की कोशिश करेंगे, तो वो उसके साथ कंपटीशन करते रहते हैं। वो होते हैं हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिन्होंने कंपटीशन करना होता है सबस्ट्रेट के साथ। इफ़ सो द इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट विल कम्पीट, देखा ना कि वो दोनों इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में कंपटीशन करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा एफिनिटी रखता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और फिर वो आपस में लड़ते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमेशा कौन सी चीज़ ज़्यादा एफिनिटी रखेगी, सबस्ट्रेट। जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल ही होती है ना, चाहे जितनी मर्जी फेक चीज़ें आ जाएं। तो वो जो फेक चीज़ है वो इनहिबिटर है, फेक इनहिबिटर भाग के जाके अटैच हो जाएगा, लेकिन जैसे ही असल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो फिर इस इनहिबिटर मॉलिक्यूल को उतरना पड़ेगा, वो उतर जाएगा और उसकी जगह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटर मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अब एंजाइम इनहिबिटर्स दो तरह के होंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स तो हमने पहले देख लिया कि वो ऐसे होंगे जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा कम्प्लीटली। वो कोई पॉइजन हो सकते हैं, वैनम्स हो सकते हैं, वो एसिड हो सकती हैं, बेसिस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आगे 4 टाइप्स हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हर टाइप दूसरी टाइप से डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो भी मैंने बताया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होंगे, जो कंपटीशन करेंगे। कॉम्पिटिटिव से ही आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि इन्होंने करना है कंपटीशन सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। दूसरे वो होंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिन्होंने जो है सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करना, ये कोई और काम करेंगे, वो हमें आगे देखते हैं। उसके आगे है मिक्स्ड इनहिबिटर्स, और फिर है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत ध्यान से याद करना है। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होंगे जो डैमेज कर देंगे हमेशा के लिए सब एंजाइम को, ठीक है। कोई ऐसी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर देंगे, कोई ऐसे बॉन्डिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे कि वो उतर ही नहीं पाएंगे एंजाइम से, ठीक है। तो एंजाइम अब किसी काम का नहीं रहा, वो दोबारा से एक्टिव इनएक्टिव में आ ही नहीं सकता। अगर इस तरह की चीज़ आके अटैच हो गई तो एंजाइम अब ख़राब हो गया वो वाला। यूजुअली कोविलेंटली मॉडिफाई एन एंजाइम, तो ये यूजुअली क्या करते हैं, कोविलेंट मॉडिफिकेशन कर देते हैं एंजाइम के अंदर, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि अब वापस से रिवर्स नहीं हो सकती। एन इनहिबिशन कैन देयरफॉर नॉट बी रिवर्स, कि इनहिबिशन रिवर्स नहीं हो पाती।
often contains highly reactive functional groups such as aldehydes, alkenes और haloalkenes। तो ये सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो यूजुअली जाके अटैच अगर हो जाए एंजाइम के साथ तो अब एंजाइम से उतर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इनहिबिशन कर दी होती है, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स कर दिए होते हैं, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से अब वो एंजाइम काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्नेक वैनम, स्नेक वैनम के अंदर क्या होता है, DFP जो है एक हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जिसका ये इतना बड़ा सारा नाम है। अब ये करता क्या है, अब इसका ये भी या इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि देखो ये हमारे पास इतना छोटा सा एंजाइम है, ठीक है, इतना सा एंजाइम है CH2OH इतना सा, और ये हमारे पास DFP का मॉलिक्यूल इतना बड़ा। अगर ये DFP का मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाए हमारे एंजाइम के साथ, कितना उसने बुरा हाल कर दिया एंजाइम का। अब ये इतना सा एंजाइम इतने बड़े एंजाइम में कन्वर्ट हो गया और अब ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, ये अब वापस से इससे उतरेगा नहीं। तो तभी तो कहते हैं कि जो पॉइजन स्नेक का पॉइजन होता है उसके बाद आप क्यों मर जाते हो। बहुत ज़्यादा कुछ वेनम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि विद इन मिनट्स आपकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे ये मॉलिक्यूल इनहिबिटर मॉलिक्यूल जाके अटैच हो रहा होता है आपकी बॉडी के एंजाइम्स के साथ और उनको ख़राब कर रहा होता है। जब एंजाइम ही नहीं रहेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, जब आपका सांस जो है लिया ही नहीं जाएगा, एंजाइम ही नहीं होंगे जो केमिकल रिएक्शन को कर रहे हैं, जो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, जो ब्लड क्लॉट हो जाएगा सारा का सारा, वापस से डाइल्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजाइम काम नहीं कर रहे होंगे। जब एंजाइम काम नहीं कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली डेथ की तरफ चली जाएगी क्योंकि अब कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा। आगे हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो सारे इनहिबिटर्स होंगे जो वापस से डीअटैच हो सकते होंगे, बाइंड टू द एंजाइम विद नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। अब इन्होंने कोवलेंटली इंटरेक्शन नहीं करनी है, इन्होंने नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन करनी, छोटी मोटी इंटरेक्शन करनी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये तो हल्की हल्की सी इंटरेक्शन है ना, ये ईजिली वापस रिवर्स हो सकती हैं। generally do not undergo chemical reactions when bound to the enzyme and can be easily removed, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, हल्का सा ही अटैच होते हैं जो कि इजीली रिमूव हो सकती हैं जब हमें चाहिए ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये रिवर्सिबल इनहिबिटर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा एंजाइम है और ये उसकी छोटी सी साइड बताई हुई एक्टिव साइड के ऊपर क्या हुआ है कि ये इनहिबिटर अटैच हुआ है। जैसे ही अभी ये इनएक्टिव है, हमारे पास एंजाइम इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर है, ठीक है। जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल करीब आया तो अब सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा है इस जगह के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो इनहिबिटर है वो क्योंकि हल्का हल्का सा अटैच हुआ हुआ है तो आराम से ये रिमूव हो जाएगा और हमारा सबस्ट्रेट जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, ये सारे के सारे होंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। आगे हमने उसके टाइप्स पढ़नी है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होंगे जो कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। द मॉलिक्यूल दैट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो जिस सबस्ट्रेट की तरह शक्ल सूरत के जैसे होंगे, जो हम शक्ल होंगे सबस्ट्रेट के, उस स्पेसिफिक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा उसके जैसे होंगे। The inhibition is competitive because the inhibitor and substrate compete for the binding site of the active site। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास नॉर्मल एंजाइम वर्क कर रहा था, ये उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो शक्ल सूरत में उसके जैसा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो वो भी कभी जाके भाग के जाके इससे अटैच कर जाएगा, कभी ये अटैच होगा कभी वो अटैच होगा, तो इस तरह इनकी इनहिबिशन कंपटीशन चलती रहेगी। तो ये वाले मॉलिक्यूल होंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दूसरे होंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने सबस्ट्रेट के साथ कुछ नहीं करना, वो एक्टिव साइट के ऊपर नहीं खेलना। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे उन्होंने तो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होना है, ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होना है, कभी या तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा या कभी वो एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएगा, इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। जो अनकॉम्पिटिटिव है उसका मतलब है इन्होंने कॉम्पिटिशन नहीं करना, इन्होंने एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होना, एक और स्पेसिफिक जो दूसरी एलोस्टेरिक साइट थी ना उसके ऊपर जाके अटैचमेंट करनी है और उसके ऊपर अटैचमेंट की वजह से ओवरऑल सबस्ट्रेट के साथ जो अटैचमेंट है वो अफेक्ट होगी, एक्टिव साइट उसकी उस वजह से अफेक्ट होगी और हो सकता है एंजाइम इनहिबिट हो जाए। द इनहिबिटर्स बाइंड ओनली टू द सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये वो एंजाइम हैं जिन्होंने जाके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच करना है, मतलब कि दूसरी साइड इनके पास है, ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ
अब ये एंजाइम और सब्स्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सब्स्ट्रेट को कुछ नहीं कहना, इन्होंने साथ वाली जो जगह है ना उस पर जाके अटैच हो जाना है। यहाँ पे जाके जैसे ही वो अटैच हो गए तो अब सब्स्ट्रेट आर अनएबल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पर ये आके बैठ गया। इस तरह हमारे पास थोड़े टाइम के लिए जब हमने रिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाती है ये कि सब्स्ट्रेट तो आके अटैच हो गया लेकिन अब सब्स्ट्रेट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ में। अब आगे क्या है, अब एक बात और याद रखनी है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पर अटैच होंगे, एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पे नहीं अटैच हुए, जब कुछ नहीं अटैच हुआ हुआ तब नहीं अटैच हुए, उन्होंने अटैच होना है हमेशा इस वाली स्टेज के ऊपर, ठीक है। इसके आगे जो है ना मिक्स इनहिबिशन, उन्होंने अटैच होना है पहले ही। यहाँ पर इस वाली स्टेज के ऊपर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो हैं जिन्होंने इस स्टेज के ऊपर अटैच नहीं होना, वो इस स्टेज के ऊपर जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंजाइम सब्सट्रेट का तब अटैच होना है, जबकि मिक्स इनहिबिटर्स ने पहले ही अटैच हो जाना है। ये इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है, ये देखो ये पूरे के पूरे एंजाइम के ऊपर पहले का ही अटैच हुआ होगा। जैसे ही सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आएगा तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल ये देखो एंजाइम के साथ अटैच तो हो गया लेकिन प्रॉपरली अटैच नहीं हो पा रहा है, वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि अब देखो एंजाइम थोड़ा सा खुला हुआ रह गया है, ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हुआ हुआ है और ये एंजाइम प्रॉपरली बंद नहीं हुआ, इसने प्रॉपरली पकड़ा नहीं है उस सबस्ट्रेट को। जब पकड़ा नहीं है सबस्ट्रेट को तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये वाला इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर जो पहले ही अटैच हुआ हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ये इनहिबिटर रिमूव होगा तो ही सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सकती है। तो ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और मिक्स इनहिबिटर के आपस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो अनकॉम्पिटिटिव है उसने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स पे अटैच होना है और जो मिक्स इनहिबिटर है उसने पहले ही अटैच हुए होना है एंजाइम के ऊपर। तो लिखा क्या हुआ, द इनहिबिटर कैन बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम एज द एंजाइम सब्सट्रेट, ठीक है। पहले ही अटैच होना है, जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच हो रहा होगा ये दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद नहीं अटैच होगा, ये उससे पहले या उसी टाइम पर उसी के आसपास टाइम के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर अटैच होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। Although it is possible for mixed type inhibitors to bind in the active site, this type of inhibition generally results from an allosteric effect where the inhibitor bind to the different site on the enzyme। अब उन्होंने कहा ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मिक्स टाइप के इनहिबिटर्स हैं ये इस जगह, इस अलग सी जगह के अलावा इस जगह के ऊपर भी अटैच हो जाए, ठीक है। वो एक्टिव साइट के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं, वहाँ पे भी जाके ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि ये मिक्स टाइप है, मतलब ये दोनों तरह के हैं। या एलोस्टेरिक साइट के ऊपर भी हो सकते हैं और एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह के काम ये कर सकते हैं। अब जो लास्ट है हमारे पास वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये एक ऐसी फॉर्म है मिक्स इनहिबिटर की वेयर द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या है, ये एक ऐसी टाइप है जो, ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो जैसे ही अटैच होगा एंजाइम के साथ तो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा, वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करेगा कि सबस्ट्रेट कम अटैच हो रहा है या ज़्यादा अटैच हो रहा है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अभी से पहले सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफेक्ट हो रही थी, देखो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफेक्ट हो रही है, इससे पीछे भी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफेक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो एंजाइम को ही की एक्टिविटी को ही कम कर देगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे चेंजेस लाएगा एंजाइम के अंदर कि वो कम से कम काम कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि बाइंड्स टू द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स और परहैप्स टू द मेटल आयन कोफैक्टर्स मॉडिफाई द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये क्या करते हैं इनहिबिटर्स, ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स हैं उसकी आर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे, या फिर वो जो कोफैक्टर अटैच हुए हुए हैं ना एंजाइम के, कोफैक्टर भी तो रिक्वायर्ड होते हैं, वो उन कोफैक्टर्स को ख़राब कर देंगे जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये एक एक्टिव जो है हमारे पास एंजाइम है, जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो ये जो है वो काम कर पाता है अपना ईजीली, ठीक है। लेकिन जब ये हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो अब ये एंजाइम ऐसे, पहले ये सबस्ट्रेट ऐसे आराम से लगा हुआ है, अब ये सबस्ट्रेट प्रॉपरली लग ही नहीं पा रहा, नीचे देखो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, पहले ऐसा थे, इसकी ये वाली एक्टिव साइट ऐसी थी, अब ये एक्टिव साइट में चेंज आ गया है, गौर से देखो दोनों में एक्टिव साइट में चेंज है। तो जब एक्टिव साइट में चेंज हो जाएगी इसकी वजह से तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, सबस्ट्रेट तो आके अटैच हो जाएगा लेकिन अब ये एंजाइम उस तरीके से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले कर पा रहा था। सो आज का लेक्चर इतना ही था।